स्वागत है मेरी क्लास में। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। आरबीएससी के हिसाब से राजस्थान बोर्ड जो नया सिलेबस आया है 2021 के अकॉर्डिंग 12th क्लास है, चैप्टर पहला है और लेक्चर फर्स्ट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों हम एक ही इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं। और हिंदी मीडियम वालों से मेरा स्पेशल अनुरोध है कि जो चीज़ थोड़े बहुत इंग्लिश में आ रही है उसको याद करने की कोशिश करो, क्योंकि आगे जब आप पढ़ाई करोगे तो थोड़ी इंग्लिश में ही आएगी। और वैसे भी जनरल लैंग्वेज है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा पढ़ोगे तो पता भी चलेगा, है ना। और इंग्लिश वालों को भी यही है कि हिंदी के 2-4 शब्द सीखोगे तो काम ही आएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें पढ़ना क्या है। अभी हम एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं, विवरण कि क्या पढ़ रहे हैं हम 12th के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। समझ में आया? वैद्युत चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकत्व। इस पूरे वैद्युत चुंबकत्व के अंदर हमको आवेशों के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? चार्ज के बारे में। लिख दूं यहां पे, आवेश यानी चार्ज। ठीक है, हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर आवेशों के बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज के क्या गुण होते हैं, चार्ज क्या है, कहां से आया, वो सब हम पढ़ेंगे। तो उसी चार्ज के आधार पर, आवेश के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। कितने टुकड़े कर दिए गए हैं? 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। और ये आवेश फिजिक्स के 70% हिस्से को खत्म करता है। कितने? 70% हिस्से को खत्म करता है। इसका मतलब अगर आपने आवेश नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ा क्या? समझ में आया बात को? अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जो अभी तक हम फिजिक्स पढ़ते आए ना बेटा, 11th के अंदर, 10th के अंदर, 9th के अंदर। उनके अंदर क्या है? घोड़ा दौड़ रहा है, पुली खींच रहा है, समझे? कोई एमजी बाहर लटका हुआ है, कोई रगड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फंस जाते हम। ठीक, तो वहां पे हमें चीजें दिखाई देती थी। कोई घोड़ा दौड़ रहा है तो हमें दिख रहा है, पंखा घूम रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है तो हमें वो दिख रहा है, कैसे कोई चीज गोल घूमती है। हमने कोई गोला फेंका, वो कहां तक गया, कितना दूर गया, कोई फ्लाइट कितनी आगे गई। समझ में आया ना? यहां पे ये चार्ज अब हमें दिखाई नहीं देता। इसके गुणों की चर्चा करनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आवेश क्या है। तो ये फिजिक्स का कितना परसेंट हिस्सा ले लेता है बेटा? 70% हिस्सा फिजिक्स का ये ले लेता है। कौन? आवेश। ठीक है, आवेश के आधार पर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। तो पहला टुकड़ा क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। दूसरा क्या कहता है? इलेक्ट्रो डायनामिक्स एंड मैग्नेटिज्म, गतिक वैद्युतिकी एवं चुंबकत्व। समझ में आ गया बेटा? और तीसरा क्या कहता है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, तो आवेश के कितने टुकड़े कर दिए? 3 भाग कर दिए आवेश के। इन तीनों भागों को अब हमको पढ़ना है 12th की फिजिक्स के अंदर। बैठा, अब देखो बेटा, एक एक टर्मिनोलॉजी को समझना ढंग से कि ये है क्या, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर यानी रेस्ट पे है, रुका हुआ है। कौन? हम पढ़ाई किसकी कर रहे हैं? कौन रुका हुआ है? चार्ज पे। लिखो, आवेश स्थिर है, चार्ज एट रेस्ट। बैठ गया। यहां पर आवेश जो है वो स्थिर है। तो जब आवेश स्थिर होता है तो उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से नाम से पता चल गया बेटा, स्थिर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर कोई चीज है, यानी कौन स्थिर है? चार्ज स्थिर है, चल नहीं रहा, चार्ज रेस्ट पे है, तो उसके क्या क्या गुण होते हैं। अगला देखो बेटा, गतिक वैद्युतिकी एवं चुंबक। गतिक से क्या पता चल रहा है?
गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? चार्ज। किसके बारे में पढ़ रहा है? आवेश के बारे में। आवेश ही गति करेगा। आवेश समान वेग से गति कर रहा है। बैठ गया। चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। चार्ज जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। बैठ गया। अगला देखो बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके अंदर क्या होता है? आवेश की गति, गति ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो त्वरित गति से गतिमान आवेश। त्वरित गति से गतिमान आवेश इंग्लिश में क्या लिखते हैं? चार्ज मूविंग एट सर्टेन एक्सेलरेशन। अब देखो बेटा, यहां पे जो है इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें आवेश जो है एक समान वेग से गति कर रहा है। किस वेग से गति कर रहा है? समान वेग से। यानी अगर चार्ज चलना चालू हुआ तो उसकी स्पीड क्या थी? अगर 5 थी तो अंत तक 5 रहेगी। समझ में आ गया? 5 क्या? मीटर प्रति सेकंड। और क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। वेग की या स्पीड की, चाल की, है ना? ऐसा यूनिट। यहां पे चार्ज कैसा चल रहा है? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। वो रवाना हुआ 10 की स्पीड से तो 10 तक ही चल रहा है और 10 पर ही चल रहा है। ठीक है। त्वरित गति से गतिमान आवेश, ये आपने 9वीं में पढ़ रखा है नाम, और फिर 11वीं में पढ़ा पूरा त्वरण। ठीक है। त्वरण का मतलब क्या होता है? तो वही चीजें आएंगी और क्या जो पढ़ा है। तो त्वरण का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं। त्वरण को ए से लिखते हैं और देखो v माइनस यू बाय टी। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, फिजिक्स में कुछ ऐसे नाम हैं जो फिजिक्स में हमारी जो एक जनरल भाषा है वहां पर वो काम में नहीं लिए जाते, लेकिन फिजिक्स में लिए जाते हैं। जैसे समय को हम लोग समय बोलते रहते हैं, लेकिन फिजिक्स में क्या बोलते हैं? दर। क्या बोलते हैं? दर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट। समय को क्या बोलते हैं? दर, और इंग्लिश में रेट। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब देखो डेफिनेशन कैसे बनी, परिभाषा कैसे बनेगी, रटना नहीं है, समझना है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बैठिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो रही है कैसे? जब आप पहले चले, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, प्रारंभिक वेग। जब आप चलना चालू हुए तब आपकी स्पीड क्या 100 हो जाती है क्या? कभी नहीं होती, आपको भी मालूम है। मान लो जब आप चलना चालू हुए तब आपकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, और अब फाइनल आपने एक स्पीड ले ली कि आपने कार, जो अपनी कार चला रहे हो वो आपकी कार चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। ये हो गया अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा? यानी जब आप 1 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे थे और फिर आप 20 मीटर प्रति सेकंड से चले तो समय कितना लगा? 2 सेकंड में पहुंचे, 5 सेकंड में पहुंचे। ये कार थी मेरी, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड। ये जब मेरी कार यहाँ पहुंची तब इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा? समय। तो वेलोसिटी चेंज हुई, वेग चेंज हुआ। हाँ हुआ, पहले 1 था और अब 20 हो गया। तो क्या हो गया? चेंज हो गया। ये 2 की जगह अब 1 आएगा। कैसे? 20 में से माइनस कर दो, कितना? 1। तो ये 20 में से 1 माइनस कर दिया। समय कितना लगा? मान लो हमने कहा कि समय लगा हमको 8 सेकेंड। 8 सेकेंड। तो त्वरण कितना आ गया? 19/8। और त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो 11वीं में आप पढ़ चुके हो, आगे 9वीं में भी, बचपन में भी पढ़ा था आपने, डरना नहीं है। यहां पे चार्ज क्या है? आवेश क्या है? त्वरित गति से गतिमान है। कभी बढ़ रही है स्पीड, कभी कम हो रही है। अभी ये थी, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और हो गई, फिर कुछ और हो गई, फिर कुछ और हो गई, फिर रुक गया,
फिर चला, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा। समझ में आ गया? एक्सेलरेशन। कोई भी पूछे एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। परिवर्तन हो रहा है वेग में, खाली वी या यू होता तो परिवर्तन नहीं होता। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, त्वरण कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पे चार्ज क्या है? त्वरित गति से गतिमान है। बैठ गया? तो जब चार्ज त्वरित गति से गतिमान है तो उसके क्या क्या गुण हैं? जब चार्ज स्थिर है तो उसके क्या गुण हैं? जब चार्ज एक समान वेग से चल रहा है तो उसके क्या क्या गुण हैं? इन गुणों की हम चर्चा करेंगे, इन गुणों का ही हम अध्ययन करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले जब चार्ज स्थिर होता है तो ये उसका गुण है कि वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट रेस्ट। जब चार्ज स्थिर होता है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बस ये बताना, कुछ नहीं बताना। और मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा कि मैं उतना ही बोलूं जितनी जरूरत है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा, आप ज्यादा चीजें लिखोगे तो उलझ जाओगे। समझ में आ गया? इसलिए मैं क्या बोलूंगा? कम बोलूंगा। तो हो सकता है मैं बीच में रुक जाऊं, तो ऐसा नहीं समझना कि सर भूल गए, ठीक है? समझ लेना, कोई फर्क नहीं। जब चार्ज स्थिर अवस्था में होता है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्यों? ये उसका गुण है भाई, चार्ज का गुण है, आवेश का। अब देखो, मैं बार बार आवेश बोलूं, चार्ज बोलूं, मैंने लिख दिया ऊपर, ठीक है? यहां पे चार्ज जब रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में या स्टैटिक कंडीशन में है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट रेस्ट। बैठ गया? गुड। आगे देखो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटिज्म में क्या होता है? जब चार्ज क्या होता है? समान वेग से गतिमान है। तो जब समान वेग से गतिमान होता है तो चार्ज क्या करता होगा? फिर कुछ तो अलग करता होगा। जब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया तो यहाँ क्या करेगा? तो देखते हैं। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्या लिखोगे इंग्लिश में? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। बैठ गया? जब कांस्टेंट स्पीड से चार्ज चलता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लिख दोगे इंग्लिश में सेम टू सेम? चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम टू सेम इसके, व्हेन इट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड, समान वेग से। समझो चीज को, चल रहा है अब यहाँ पे, लेकिन एक समान वेग से चल रहा है। बैठ गया? लिख दूं? उम्मीद है कि लिख नहीं पाओगे। तो produces electric field and magnetic field while charge is moving at constant speed। बैठ गया ये? जब चार्ज समान गति से चल रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्यों? ये उसका गुण है। क्या है? उसका गुण है। किसका? आवेश का, चार्ज का। बैठ गया? आगे चले तो फिर इसमें क्या करता होगा? जब दोनों ही आ गए, यही पढ़ा हमने कि या तो विद्युत क्षेत्र होता है या चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो फिर उसमें क्या पैदा करता होगा? तो देखते हैं, आओ। इसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक चीज और करता है, वह ऊर्जा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। समझ में आ गया? एनर्जी। अब देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर समझते हो? 90 डिग्री। ये y है, ये x है। दोनों के बीच में कोण कितना बना? 90 डिग्री का। समझ में आ गया? अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र
इधर जाएगा, लेकिन एक दूसरे के लंबवत, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। समझ में आ गया? 90 डिग्री कैसे बना था? देखो ढंग से एक बार, जहां भी एल बने, उल्टा एल, सीधा एल, ये एल, ये देखो सब आपस में अलग अलग है, और ये वाला एल, ठीक है, ये सब 90 डिग्री है। बैठ गया? ये देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ये आ गई अभी 2D आई है, ठीक है। फिर 3D आएगी, 3 डायरेक्शन में भागेंगे, 3 दिशाएं आ जाएगी, एक्स वाई जेड। अभी एक्स वाई चल रही है, एक्स वाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर को देखो ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एवं चुंबकीय क्षेत्र कर लेना, ठीक है ना, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। समझ में आ गया? लंबवत 90 डिग्री, गुड। तो कहां पे होता है? अब देखो, मानो कि ये हमारा बिजली का खंबा है, ठीक है, ये तार लगी हुई है। कितनी तारें होती है? जनरली 3 तारें होती है, ठीक है, बिजली खंबे पे 3 तारें हैं। बिजली मान लो मैं कह रहा हूं यहां से यहां की तरफ जा रही है, ये एरो इधर लगा दिया मैंने, ये बिजली जा रही है तीनों तारों में, मान रहे हैं हम? तो फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो क्या बचपन में आपने दाहिने हाथ का नियम नहीं पढ़ा? बिजली किधर जा रही है? उधर जा रही है, एरो उधर है, ये लो इधर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाएगा? अंगुलियां किधर मुड़ रही है? इसके चारों तरफ, तार के, ये तार पे जा रहा है तो इसके चारों तरफ, इधर भी, और घूम के ऐसे घूम रहा है, देखो ये घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है ना, ये बस। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? इसके चारों तरफ ऐसे होगा, ठीक है, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज, ऐसे। ये चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। बैठ गया, काम खत्म। जब चार्ज रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश रुका हुआ है तो स्थिर है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये उसका गुण है। जब समान वेग से गतिमान है, मैं फिर बोल रहा हूं, वेग से नहीं बोलना है, समान वेग, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब चार्ज, आवेश त्वरित गति से गतिमान होता है, when charge moving at certain acceleration, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ एक चीज और उत्पन्न करता है, ऊर्जा, एनर्जी। कैसे एनर्जी उत्पन्न करता है? हमको क्या मालूम कि एनर्जी है कि नहीं है? तो कैसे पता चलेगा? तो देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं वहां से पता चलेगा। एग्जाम्पल, एक्स रे, गामा रे, लाइट यानी प्रकाश। अब अगर कोई ये बोले कि सर हमने एक्सरे को देखा, तो बेटा जी वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। एक्सरे कभी नहीं दिखाई देता, हमारे चमड़ी को तो पार कर जाता है, लेकिन हड्डियों तक आकर वो रुक जाता है, तो उसकी फोटो खींच जाती है, हम वो फोटो देखते हैं, एक्सरे की फोटो जो होती है वो देखते हैं। एक्स रे जो होती है, एक्स किरणें, वो दिखाई नहीं देती, ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलता, हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। जब हम एक्सरे करवाते हैं तो कैसे चिल्लाते हैं, क्या घड़ी के अंदर तो चिल्लाए थोड़ी, ठीक है, पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये सब क्या है? तरंगे हैं, ये वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। इसमें चार्ज क्या है? त्वरित गति से गतिमान है, चार्ज इज मूविंग एट अ सर्टेन एक्सेलरेशन। और क्या आ जाता है इसका? देखो बेटा आगे, माइक्रोवेव, ऊर्जा का भी पता चल जाएगा, ठीक है ना, माइक्रोवेव। और क्या होता है? पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जिसको बोलते हैं, कहां से आती है? ऊपर से आती है, सन से आती है, ठीक है। और हमारी जो ओजोन लेयर है, परत है हमारी, ओजोन परत, वो अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर, यहाँ कहीं ये ओजोन परत है, ठीक है, और ये सूरज है, यहाँ से ये किरणें आई, अगर ये अल्ट्रावायलेट है तो इसको वापस भेज देता है। ये कौन है? ओजोन की परत है, ओजोन,
छान देता है और उसको वापस रवाना कर देता है। ये यूवी यहीं से रवाना, बाकी जो लाइट है छन के वो इधर आ जाती है। बैठ गया, समझ में आ गया? बता दोगे किसी को भी पराबैंगनी किरणें, तो इसके अंदर ऊर्जा कैसे होगी, क्या पता चला ऊर्जा? तो देखो बेटा, माइक्रोवेव जानते हो क्या होता है? मिठाई की दुकान पे मिल जाएगा। जब आप कचौरी, समोसा या मिर्ची बड़ा लेने के लिए जाएंगे उसकी दुकान पे, और अगर वो ठंडा है तो आपको क्या करके देगा? गर्म करके देगा। गर्म करके दे रहा है। अगर कोई चीज़ गर्म हो रही है, हमारा समोसा गर्म हो रहा है, तो गर्म होने के लिए ऊर्जा चाहिए होगी ना भाई, एनर्जी थी, हाँ थी एनर्जी, तभी तो गर्म हुआ। आगे ना चीजें। अब उसका विद्युत क्षेत्र भी उसके अंदर रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी रहा होगा, और ऊर्जा वो हम समझ गए। प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूरज। प्रकाश मिलता है हमको। हमारी सोलर प्लेट जो होती है, सोलर पैनल जो होते हैं, चार्ज होते हैं, समझ में? बैटरी के थ्रू बैटरी चार्ज हो जाती है। समझ में आ गया? तो ऊर्जा का फंडा ये है। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें उत्पन्न करता है, यहाँ दो करता है, और यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आगे देखो बेटा, इसमें अब इसमें तीनों एक लंबवत होते हैं। ये जेड एक्सिस है। अब जेड तो एक्सिस में बना नहीं पाऊंगा, वो इधर ही होगी, ये मार्कर की तरफ, जिधर ये मार्कर निकल रहा है, ये लो, ठीक है? तो दिखाने के लिए अपन इसको ऐसे दिखा देते हैं। ये लो जेड एक्सिस, ये हो गई, ये एक्स और वाई, ये जेड। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दिखने में कुछ अलग दिख रही होगी, लेकिन तीनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसको कहाँ देख सकते हो? कोई भी दीवार का एक कॉर्नर पकड़ लो, आपके घर में जो दीवार है उसका एक कोना पकड़ लो। एक दीवार ऊपर जा रही, एक दीवार यूं जा रही, एक दीवार यूं जा रही, बैठ गया, वहां पे आपको पता चल जाएगा तीनों के बीच में 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखने में तो कुछ अलग ही दिख रहा है ना, तो 3D क्या बोर्ड पे बन नहीं पाता। तो देखो बेटा, अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है मेरा, बैठ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से दिखा रहा हूं एक बार, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र मेरा इधर जा रहा है। तो ऊर्जा किधर जाएगी बेटा? ऊर्जा इधर जाएगी, एक्स डायरेक्शन में ऊर्जा चली जाएगी। एनर्जी कैसे जाएगी? ये देखो, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये ऊर्जा जा रही है, ठीक है? तो आपस में तीनों एक लंबवत हैं। ये समझ में आया कि नहीं है? बस, तीनों एक आपस में लंबवत हैं। कैसे जाएगी? अब देखो, मान लो मैंने बोला विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, ये गया ऊपर, ठीक है? अब इसमें एल कैसे बनेगा? तो ये देखो, एल बना ना, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा? ये आया और ये इधर चला गया, 90 डिग्री का बना। तो ये मैंने हाथ ऐसे रख दिया, और अब ये तो जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला, ये जा रहा है विद्युत क्षेत्र, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हाथ हिला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है? और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है 90 डिग्री। तो ऊर्जा किधर जाएगी? तो घोड़ा चलाते, शट, समझ में आ गया बेटा? ये ऊर्जा किधर जा रही थी? आगे जा रही थी, इधर जा रही थी, और इधर जा रही थी। जब हम इधर आ रहे थे तो ऊर्जा इधर, उधर जा रही थी तो ऊर्जा उधर। ये फंडा है इसका। अब अगर समझ में आ गया तो आगे चले, और नहीं आया तो वापस से एक बार इसको देखो, पता चल जाएगा। समझ में आ गया? अब मैं ज़्यादा बोलूँ इसके बारे में, कुछ है नहीं ज़्यादा बोलने का। सिर्फ ये समझो कि इसमें आवेश स्थिर अवस्था में होता है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसका गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? यहाँ पे समान वेग से गतिमान है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और वहाँ पे त्वरित गति से गतिमान है, कौन? आवेश। और आवेश के गुणों की चर्चा करनी है हमें पूरे यहाँ पे, ठीक है? तो अब इस चैप्टर को किस किस भागों में डिवाइड किया गया है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये सब लिख लेना बेटा। एक है ना, कॉपी बनाओ, एक कॉपी लो, और कॉपी पे ये सारी चीजें ना लिख लिया करो, वरना क्या देखोगे तो भूल जाओगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं उतना ही बोलूंगा जितनी जरूरत होगी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। और ये जो ये समझाया ना अभी, ओजोन, ये लिखने की जरूरत नहीं होती इनको, क्योंकि ये है नहीं। तो समझाने के लिए कि पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस क्या होती है, ये खंभे बने हैं, बिजली के पोल, इनकी भी कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए, ताकि एक दूसरे के लंबवत होती है।
ये लो सारा मैंने वापस हटा दिया। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, अब हमें पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर वो बात कर लेते हैं। तो पहला देखो, इसके अंदर पहला चैप्टर जो आएगा हमारा वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका पहला चैप्टर का नाम क्या है? ये तो है, ये रहा। दूसरा चैप्टर क्या है? गाउस लॉ, गाउस का नियम पूरा पढ़ना है, ठीक है। नए सिलेबस में ये पूरा पढ़ना है, ये भी पूरा पढ़ना है। एक टॉपिक हटा छोटा सा, बाकी पूरा ही पार्ट है, ठीक है। तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो 10वीं से, ठीक है, विभव विभवांतर। फिर चौथा आता है, इसमें भी थोड़ा बहुत हटा है लेकिन काफ़ी कुछ पढ़ना है, क्योंकि देखो बेटा किसी भी किताब को जब आप पढ़ोगे तो शुरू के अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ते हो तो बेस तो शुरू से ही तो बनता है, नींव मजबूत कहाँ से होती, शुरू से तो होती। इसीलिए इनमें से ज़्यादा कुछ हटाया नहीं है, ठीक। जो हटाया वो भी बात करेंगे अपन, ठीक है। चौथी चीज़ जो है वो है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, जो भी है, ठीक है। ये चार चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तब आपको ये चारों चीज़ें इसमें पढ़नी है। ये क्या होता है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं ताकि पता रहेगा। कोई पूछे तुमसे कि भाई तुम 12वीं में हो, पढ़ क्या रहे हो, 12वीं में हो, तुमने क्या क्या पाठ पढ़ लिया, तुम पता ही नहीं, ओवरव्यू, एक विवरण कि भाई तुम 12वीं में पढ़ोगे क्या, है ना। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है? धारिता, इसको और बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं? संधारित्र। कैपेसिटर क्या काम आता है? तो देखो बेटा, आप कैमरे से फोटो खींचते हो, जब फोटो खींचते तो फ्लैश गिरता है कि नहीं गिरता? लाइट का फ्लैश गिरता है। वो लाइट के फ्लैश को जो ऊर्जा चाहिए, फ्लैश जो करंट चाहिए, कितना चाहिए? 25 से 50 एम्पियर के बीच में इतना करंट होगा तो फ्लैश गिरेगा। यानी हमारे जो कैमरे में जो बैटरी होती है या मोबाइल में जो बैटरी होती है उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतना करंट पैदा कर दे। ये करंट बहुत बड़ा है, इसको समझना हो करंट को तो P बराबर VI से समझ लेना। P बराबर VI। P क्या होता है? शक्ति, पावर। V क्या होता है? विभवांतर, पोटेंशियल। I क्या होता है? विद्युत धारा, करंट, ठीक। यहां से देख लेना, पता चल जाएगा कि कितना किसको करंट चाहिए। चलो बात कर लेते हैं कि हमारे घर में सबसे बड़ी भारी जो चीज़ होती है ना, वो या तो AC होता है या गीज़र होता है। आम घरों में जो सबसे भारी चीज़ होती है जो सिंगल फेस पे चलती है, ठीक है, हमारा गीज़र। इसी की बात कर रहे हैं। जनरली घरों में मिल जाता है गीज़र। AC तो फिर भी क्या है कि बिल ज़्यादा निकालता है और चलता भी पूरे दिन है, तब जाके मज़ा आता है। गीज़र का थोड़ी देर में पानी गर्म कर देता है, या पानी की रॉड मान लो जो पानी गर्म करती है, वो तो होगा इमर्शन रॉड, निमंजन छड़, है ना, निमंजन छड़, इमर्शन रॉड। ये सब बेटा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बता रहे हैं इसको। संधारित्र काम कहाँ आता है इसलिए। तो देखो बेटा, हमारे इमर्शन रॉड को कितनी पावर चाहिए? 2000 वाट की, 1500 से 2000 वाट की। और 2000 वाट को मैं 2 किलोवाट बोलूं तो कोई गलत है? कोई गलत नहीं है, ठीक। वोल्टेज हमारे घरों में कितना आता है? वोल्टेज एक ही रहता है बेटा, ध्यान रखना, धारा बदलती रहती है, ठीक है ना, अलग अलग चीज को अलग अलग धारा चाहिए। वोल्टेज हमारे घरों में आता है 220 मान के चल रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। कम ज़्यादा होता है, तुमने सुना होगा
कि जब आंधियाँ आती है तो वोल्टेज हाई हो गया, या गर्मियों में जब लोग लाइट चोरी कर लेते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो कितना आ जाता है वोल्टेज, 90 पे भी आ जाता है, डाउन हुआ तब 60 पे आ जाता है वोल्टेज, और ज़्यादा होता तो कितने पे चला जाता है, 400 पे चला जाएगा, 440 पे चला जाएगा, 500 पे चला जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा हुआ तो ये तो हो गया कम, ये हो गया ज़्यादा। ये अपने इंडिया में इतना चाहिए उसको, ठीक है, किसी चीज़ को चलाने के लिए, किसको, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, विद्युत से जुड़ी जितनी भी चीज़ें उनको चलाने के लिए हमें वोल्टेज ये चाहिए होता है। पिंटू अब हमें करंट निकालना है, बैठ गया, चलो ठीक है। तो करंट निकालने के लिए इसका भाग दे दें इसके 2000 के अंदर, 2000 के अंदर मैं 220 का भाग दे देता हूँ, तो करंट आ गया कि नहीं आ गया। कैसे, जब दो चीज़ गुणा में हो, जो नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए V, तो ये कहाँ चली जाएगी, दूसरी वाली के नीचे चली जाएगी। लेकिन जब गुणा में हो, जब, और अगर गुणा में नहीं होती तो वो इधर आके प्लस या माइनस में आ जाती है। अभी गुणा में है तो P के नीचे, ये आ गई P के नीचे। P कितना था हमारा, 2000 वाट, काटा, ये लो, तो 22 चौके 88 और 8 बार, लगभग 8 बार जाएगा। तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल की 1, 9 बार भी जा सकते हैं, 9 बार भी जा सकते हैं, 9 दूनी 18 का 8, हासिल की 1, 19, 198, यानी 9 बार गया, 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो 9 ही मान लेते हैं हम लोग, 9 एम्पियर आई आ गया ना हमारा, धारा कितनी आई, 9 एम्पियर। यानी हमारे पानी की रॉड जो थी या गीज़र जो था वो 2000 वाट का होता, काफ़ी बड़ा होता है। अगर एसी भी होता तो इसी के आसपास का होता। कितना करंट ले रही है, 9 एम्पियर। इतना बड़ा एसी या गीज़र या निमंजन छड़, इमर्शन रॉड, एक फोटो तो खींचिए, फ्लैश ही तो गिरा लाइट का, इतना एम्पियर, 25 से 50 एम्पियर, 3 फेज की मोटर को चलाने के लिए काम आता है बेटा इतना करंट। तो समझ में, धारा का इकाई होती है, यूनिट होती है धारा की, एम्पियर, ठीक है। साइंटिस्ट थे आंद्रे मेरी एम्पियर, सर आंद्रे मेरी एम्पियर उनके नाम पर बनाया गया है, उनके सम्मान करने के लिए दे दिया गया एम्पियर, ठीक है। तो समझ में आ गया तुम्हारे कि 25 से 50 एम्पियर, और वो भी इतनी सी बैटरी, उसकी क्या कदर होगी। तो क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं हमारे, उसके अंदर क्या लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है। आपका जो पंखा है उसके अंदर आपको ऐसा ढोल जैसी एक चीज़ छोटी सी मिल जाएगी, सफ़ेद कलर की आती है जनरली, और ये तार निकले हुए रहते हैं ऐसे ढोल टाइप का सा, ये कैपेसिटर होता है, ठीक। माइक्रोफेरेड में यूनिट चलती है इसकी, वैसे तो फेरेड है लेकिन फेरेड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, तो माइक्रोफेरेडर उसमें चलता है ये, मिली फेरेडर। तो फ्लैश की ज़रूरत पड़ी हमें 25 से 50 एम्पियर करंट की फ्लैश में। तो ये करंट गया आया कहाँ से, तो हमने इस करंट को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। कैसे स्टोर कर लिया, अब सुनो, तुम्हारे घर पे पार्टी है, बर्थडे पार्टी, ठीक है, या कोई और फंक्शन है, मान लो कोई छोटा मोटा शादी का है। अब तुम्हें पता चला कि घर में बार बार आदमी आके पानी पिएगा, तो एक छोटा सा जो मटका होता है उसमें कितना 20 लीटर 50 लीटर पानी आता है। तो तुमने क्या कर दिया, जब तुम्हें मालूम था, वो बड़ा सा एक ड्रम ढोल लेकर आ गए, कितने लीटर का, 200 लीटर का, 400 लीटर का, उसको ला के बाहर रख दिया और पानी से भर दिया। जिसको जब जैसी ज़रूरत पड़ी तुमने वैसा निकाल लिया। आदमी आए पानी पी के चले गए, आदमी आए पानी पी के चले गए, समझ में आया। और पानी आ ही रहा था तुम्हारे सप्लाई से, पीछे से गवर्नमेंट दे रही थी, और तुमने उस ढोल को भर लिया, ड्रम को भर लिया। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ऊर्जा को संचय कर लेता है। किसको, विद्युत धारा को। जब जरूरत पड़ी तब दे देगा। और कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, जब पंखा चलता है ना बेटा, आपके घरों में जो ऊपर पंखा लगा रहता है, या दीवार फैन, वॉल फैन, सीलिंग फैन, या कूलर की मोट पंखा, कूलर का पंखा, ये जब बेटा चालू होते हैं ना, स्टार्ट होते हैं ना, तब इनको ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक बस रुकी हुई है और उसको स्टार्ट करना है तो धक्का लगाना पड़ेगा हम लोगों को। जब धक्का शुरुआत में लगाएंगे तो हम लोगों को जोर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और थोड़ी सी बस चलना चालू हुई, बस स्टार्ट नहीं हुई अभी भी, मैं तो कह रहा हूँ बस चलना चालू हो गई, हम धक्का दे रहे हैं, हमारी वजह से चलना, हमें जोर कम आएगा, क्योंकि अब टायर जो है वो घूम रहे हैं, उसके स्टार्ट करने में थोड़ा सा हमको जोर आया, 15-20 जनों को बहुत ज़्यादा जोर आया, और फिर बाद में वो चलती गई। पंखा चालू करने के लिए करंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे कूलर का पंखा हो, चाहे नॉर्मल पंखा हो, पानी की मोटर हो, आपके घर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, तब ये लगा दिया जाता है। ये क्या कर लेता है, संचय कर लेता है, स्टोर कर लेता है, बैठ गया इतना।
कितनी अच्छी चीज़ें हैं यार, बताओ है कि जब हम पानी स्टोर कर रहे थे शादियों में, बर्थडे पार्टी के लिए कि भाई वहाँ से आके पानी पी लेना, कैंपर रख दिया, बोतलें रख दी बड़ी बड़ी 20-20 लीटर की, वो उल्टी करके फिल्टर में, वाटर कूलर आता है ना जो उल्टी करके 20 लीटर रख देते हैं, तो स्टोर हो गया ना यार, है। तो रियल लाइफ में वैसा हो रहा है। लेकिन अब ये क्या चीज़ें दिख नहीं रही है, अब बिना दिखी चीज़ों पर ही ये काम करना है। लेकिन कैपेसिटर तो दिखाई देता है, संधारित्र तो दिखाई देता है हमको, पंखे पे लगा रहता है। हमारा पंखा जब चलना बंद हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके कई बार डंडा मारते हैं, डंडा मारो रे, डंडा क्यों मारा, क्यों मारा डंडा, पूछा तो नहीं खुद से क्वेश्चन। डंडा इसलिए मारा क्योंकि ये खराब हो चुका है, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहा है। और पंखे को शुरुआत में चलने के लिए करंट क्या चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इतना नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये तो खराब हो गया, तो पंखे को हमने उसको बाहर से ताकत दे दी, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगा दिया हमने, बैठ गया। और हमने जैसी बाह्य बल दिया, पंखा चालू हो गया। वो एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहा था, तो ये खराब हो गया। तो ऐसी चीज़ें पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। चले आगे, तो ये आपको इसके अंदर आपको स्टैटिक्स के अंदर ये पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, 4 चैप्टर। आगे चलें इसमें, गुड। अब देखो बेटा, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, अभी बता ही दिया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट होता है पूरा एक, वो भी पढ़ना पड़ेगा, विद्युत परिपथ, परिपथ यानी सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक सर्किट भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब विद्युत धारा बनी तो वो अपने साथ चुंबकीय प्रभाव को लेकर पैदा हो गई। कैसे पता चला था? सर क्रिश्चियन हेंस ओरेस्टेड ने एक प्रैक्टिकल किया था, एक कंपास रख दिया था, दिशा सूचक यंत्र, किसके पास? परिपथ के पास में, इलेक्ट्रिक सर्किट के पास में। तो जब धारा चलने लगी तो उसके अंदर जो दिशासूचक यंत्र था, कंपास था, उसकी जो सुई थी वो मुड़ रही थी, उसकी जो नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। क्यों आया? क्योंकि कंपास खुद एक चुंबक का बना रहता है, उसके अंदर चुंबक होती है शायद, हाँ। तो उसकी वजह से जहां जहां विद्युत धारा आई वहां चुंबकीय प्रभाव आ गया। मैंने अभी बिजली का खंभा बताया था, नहीं बताया था कि करंट यहां से वहां जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत हो जाएगा, गोल गोल। समझ में आ गया? तो यहां से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पैदा हुआ। तो ये भी आपको पढ़ना है। 8th चैप्टर जो आपका है अगला बेटा, वो है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर का बहुत इलाज कर दिया है इस बार बोर्ड ने, 2-3 पेज ही पढ़ने। ये हमको भी थोड़ा कम पसंद है मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। वो पढ़ा देते हैं हम तो पढ़ाने के लिए है तुम लोगों को, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया। समझ में? मुझे लग रहा है 80% इसको ख़त्म कर दिया। सबको ख़त्म किया है, इसको 80% ही ख़त्म कर दिया। अच्छा, लेकिन अगर तुम में से कोई IIT देने की कोशिश करेगा या नीट देने की कोशिश करेगा, फिजिक्स में तो दोनों के लिए ये फिजिक्स तो, चाहे IIT दो चाहे नीट दो, उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना, है ना। लेकिन अभी अपन नए कोर्स के हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको काफ़ी कुछ ख़त्म कर दिया गया है। अगला देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। प्रेरण क्या मतलब हुआ? प्रेरण का प्रेरणा मिलनी, किससे? किसी व्यक्ति से प्रेरणा मिलनी, लेकिन बिना टच किए हुए। जैसे हम हैं, हमें प्रेरणा कौन देता है? हमारी बात करें हम खुद की,
तो हमारी बात करें तो हमें प्रेरणा देता है कि जो सर मेट्रोमैन है मिस्टर ई श्रीधरन, हमें वो प्रेरित करते हैं बहुत ज़्यादा। हमें उनके बारे में सोचते हैं या उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है उनके बारे में। समझ में आया तुम लोगों को? लेकिन हमने उनको छुआ तो नहीं ना वो हमारे पास बैठे। ऐसे ही विद्युत चुंबक की प्रेरण पढ़ना है तुम्हें। बैठा चुंबक अगर हिलेगी आगे पीछे तो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 10वीं के अंदर? ये तार की कुंडली बना रखी, कुंडली मतलब कॉइल, वाइंडिंग कर दी, गोल 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 तार को लपेट दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया। बीच में 0 पे रहता है गैल्वेनोमीटर। इधर जाएगा या इधर जाएगा तो करंट उत्पन्न होगा इसमें, ठीक है। ये सुई हिलते ही मतलब करंट आ गया। हमने क्या किया, ये चुंबक थी हमारी, ये नॉर्थ और ये साउथ, कोई भी मान लो, या साउथ इधर मान लो, नॉर्थ उधर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस चुंबक को हमने आगे किया तो ये चुंबक कहाँ आ गई? यहाँ आ गई, नॉर्थ साउथ। फिर हमने इस चुंबक को पीछे किया तो ये चुंबक कहाँ चली गई? यहाँ चली गई, नॉर्थ साउथ। यानी आगे पीछे कर रही है। देखो ये रहा, आगे पीछे, टच नहीं करवाना है। तो गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, विक्षेप। इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, या तो इधर हिल जाएगी या इधर हिल जाएगी। अलग अलग दिशा में क्यों जाएगी? क्योंकि चुंबक कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसे चुंबक रखे। किसी ने मान लो चुंबक ला के ऐसे रख दी, ठीक है। एक ध्रुव ये हो गया दक्षिण और उत्तर ध्रुव, साउथ पोल नॉर्थ पोल। किसी ने ऐसे रखी, नॉर्थ को इधर रखा, साउथ को उधर रखा, मुंह चेंज कर दी। जैसे देखो ये तीखा वाला मुंह इधर है मार्कर का, और तीखा वाला मुंह मैंने घुमा के उधर कर दिया, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चुंबक इसके टच नहीं हो रही है, इसके बिल्कुल उसने कहीं भी टच नहीं किया, लेकिन उसको प्रेरणा मिली, प्रेरण, मोटिवेशन, प्रेरणा। वही तो पढ़ना और क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अगला देखो, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में आता है। घरों में तो अब आप बोलोगे सर बैटरी भी लगी रहती है, नहीं, वो डायरेक्ट करंट होता है। जहाँ से हमें फटाक से करंट मिल जाता है वो डायरेक्ट करंट कहलाता है, समझ आ गया। जैसे बैटरी है, चाहे मोबाइल की बैटरी हो, चाहे इन्वर्टर घर पे किसी के लगाओ, जब लाइट चली जाती है इन्वर्टर जलता है कि नहीं जलता, तो वो डीसी करंट होता है। एसी जो हमें बाहर से मिलता है, सरकार देती है, राइट। ऑल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा, यह पढ़ना है। इसमें भी काफ़ी कुछ हटाया है, सब में हटाया, लेकिन इसका इलाज काफ़ी कुछ कर दिया। बैठ गया, आगे चला, गुड। इसमें हम पूरा बेटा क्या है, संचार माध्यम को पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें हम पूरा संचार माध्यम के बारे में पढ़ें, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक। आगे चले, गुड। अब देखो बेटा आगे आगे क्या पढ़ना है। अभी तक जो चैप्टर देखो उसके आगे देखो, आगे पढ़ना होता है हमें ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स को फिर 2 भागों में तोड़ दिया उन्होंने, किसमें? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी की में हम क्या पढ़ते हैं? सुना होगा आपने, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। परावर्तन क्या होता है? जब एक बॉल को दीवार पे मारते हैं तो बॉल वापस आती कि नहीं आती? पर वही तो है, लाइट जब ऐसी चीज पे गिरेगी तो लाइट क्या होती है, अगर माध्यम है तो उसको हम बोल देंगे अपवर्तन। अगर माध्यम है, मीडियम है, जैसे पानी है तो पानी के तो आर पार चली जाती है लाइट। कांच है, कांच कौन सा कांच? जो खिड़की में लगा रहता है, जिसके बाहर हम देख लेते हैं, वो तो होता है कांच, जिसको बोलते हैं ग्लास। ध्यान से समझना।
और एक होता है जिसमें तुम अपना चेहरा देखते हो, वो होता है मिरर, उसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण। बस ये फर्क है, तुम कांच और दर्पण में फर्क करना सीखो। यहां से लाइट वापस नहीं आती बेटा, चली जाती है। जैसे देखो बचपन में हम क्या करते थे कि जब हम खाना खाते थे बाहर बैठ के, तो जब हमें कोई थाली दे देता था तो सूरज की धूप थाली पे आती थी और हम किसी के मुंह पे फेंक देते थे, ठीक है ना, आर पार नहीं होती थी, ठीक है। तब हम इसको पढ़ेंगे परावर्तन को। और जब माध्यम आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सॉरी रेयर मीडियम टू डेंसर और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट चेंजेस इट स्पीड। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो प्रकाश की वेग में परिवर्तन आ जाता है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो देखेंगे कि कम कब होता है और ज़्यादा कब होता है। तो हमें ये भी पढ़ना होता है परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं और इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं बेटा। फिर आता है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, फैल जाना। कितने में? सूरज से जो रोशनी आती है हम मानते हैं वो सफेद रंग की होती है, कितने रंगों में फैल जाती है? इंद्रधनुष, 7 रंग, विबग्योर। स्कैटरिंग को भी हमें अब इसके अंदर लेंस आ जाते हैं। जब कांच आ जाएगा तो उसके अंदर लेंस आ जाएंगे। तो तुम चश्मा पहनते हो, चश्मा, उसको दर्पण नहीं कह सकते, उसको क्या बोलते हैं? कांच के चश्मे होते हैं। तो वहां पे क्या होता है? लेंस आ जाएगा। फिर आपको लेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और जहाँ पे मुंह देखने वाला कागज होता है वहाँ पे मिरर पढ़ना पड़ता है। तो मिरर हमको मालूम है कैसे कैसे होते हैं, गोलीय, स्फेरिकल शेप के होते हैं, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। आगे देखो बेटा, इस तरंग प्रकाशिकी में फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें पढ़ेंगे हम विवर्तन, डिफ्रैक्शन, मुड़ना। किसका? प्रकाश का मुड़ना। प्रकाश जो है मुड़ जाता है। विवर्तन तो कभी सुना नहीं हमने आम भाषा में, तो लेकिन मुड़ना तो सीखा हुआ, मालूम है मुड़ जाती कोई चीज, तो डिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको, वो पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? ध्रुवण, पोलराइजेशन, छानना, छान भी लेते हैं प्रकाश को, ध्रुवण। छानना, ये सब चीजें अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर की जब बात करेंगे तब। समझ में आ गया? आगे देखें और क्या क्या चैप्टर आएंगे। तो ये हमारा ऑप्टिक्स भी हो गया। अभी आगे देखो, अब हमारी जो बची है पीछे, वो बची हुई है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक, दिख नहीं रहा होगा, इधर आ जाते हैं, देख लो, आधुनिक भौतिकी। इसके अंदर पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है प्रकाश विद्युत। थोड़ा क्या बेटा, सर्दी लगी हुई है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, कोविड पॉजिटिव नहीं है, सर्दी लगी हुई है बस। वो क्या कि 2-4 तकिए लगा लिए थे पिल्लो पीछे, और वहीं पे नींद आ गई, सो गए। तो पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड है दर्द हो रही है, उस वजह से थोड़ा सा बुखार आ गया। फिर जुकाम तो क्या कि सर्दी का थोड़ा मौसम आया ना, चेंज हुआ, तो उस वजह से प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक ये चैप्टर भी पढ़ना है हमको। दूसरा देखो बेटा, परमाणुीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। इस सब को है ना तुम्हारे काटा हुआ है बेटा सिलेबस में। कोई तुमसे पूछे कि तुम 12th में पढ़ क्या रहे हो, तो मैं तो वो चीजें बता रहा हूं अभी तुम्हें, ठीक है, ताकि पता चले कि तुम क्या पढ़ोगे, है ना, किस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा, कौन सी चीजें। देखो अभी हमने थोड़ा सा तुम्हें कैपेसिटर के बारे में बताया, तो तुम्हें अच्छा लगने लगा होगा। क्या कैपेसिटर? इसका मतलब ढोल होता है पानी का, भर लेते हैं एनर्जी। क्या काम आता है? एनर्जी स्टोर करने का काम आता है। कौन सी एनर्जी? कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, कोई और एनर्जी को नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। क्योंकि हमारे पंखे को कौन सी ऊर्जा चाहिए?
विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, उसको वो संचय कर लेता है। बैठ गया। तो ये हमारा आ गया एटॉमिक फिजिक्स। अगला देखो, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स। और हम इस न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या जानते हैं? सिर्फ इतना सा जानते हैं कि एक परमाणु होता है, एटम। एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। स्पेलिंग अब न्यूक्लियस फ्यूक्लियस की भूल भाल गए। नाभिक, न्यूक्लियस नाभिक होता है, ठीक है। ये रहा नाभिक। नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है जिस पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, और एक न्यूट्रॉन रहता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है। हमने अभी यही पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम कुछ आगे और पढ़ेंगे, अभी तक हम यहीं तक पढ़ के आए हैं। अच्छा, एटम बॉम्ब जो है ना बेटा, सॉरी, न्यूक्लियर बम, परमाणु बम, बम इसी की देन है, ठीक। और देखो, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां से बिजली बनती है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक है, वो भी इसी की देन है। इंडिया में काफ़ी सारे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, 4-5 होने चाहिए, ठीक। एक तो राजस्थान में ही है, आपको खुशी होनी चाहिए। कोटा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसके पास एक जगह है रावत भाटा, वहाँ पे है। और एक वो जगह है ना साउथ में, कड़कड़डूमा करके ऐसा कुछ, वहाँ पर भी है। बीच में काफ़ी चला था कि भाई ये जो है ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन करता है, विकिरण करता है, ठीक है ना, तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जहाँ पे ये फूटता है वहीं कई सालों तक बच्चे विकलांग ऐसे पैदा होते हैं, अपाहिज, इसकी वजह से, क्योंकि विकिरण, रेडिएशंस पैदा होते रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आ गया। चौथा जो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, आधुनिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स तो जान है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े? ट्रांजिस्टर, सबसे बड़ा आविष्कार, लोग ट्रांजिस्टर को मानते हैं। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं ना, वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर को आविष्कार को मानते हैं। अगर ट्रांजिस्टर नहीं होता तो कुछ चीज़ें नहीं बनती। ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, समझ में आया? एलईडी वगैरह, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। और डायोड और भी बहुत होते हैं, जीनर डायोड, और गेट्स पढ़ेंगे, इसके अंदर अलग अलग गेट्स आते हैं, ठीक है। तो ये सब 12th की फिजिक्स का तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया। कोई तुमसे ये पूछे कितने चैप्टर हो गए, तो बेटा तो 8-10 तो पहले लिख दिए, ये रहे फिर ये रहे, ठीक है। इन सब में सब कुछ कोर्स तुम्हारा कम किया है, तो उस हिसाब से अपन सिलेबस को फॉलो करते जाएंगे। और सिलेबस मेरे पास में है, मैंने निकाल लिया, तो ऐसे डरने की बात नहीं है कि तुम लोगों को देखना पड़े। मैंने निकाल लिया, ये रहा सिलेबस, ठीक है ना, निकाल लिया मैंने सिलेबस। 2021 दिखाई दे जाएगा कहीं पे, ठीक है। 2021 RBSC अजमेर, ठीक है। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरा अपन उस हिसाब से ही चलेंगे जैसे तुम्हारा सिलेबस है। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं, फर्स्ट चैप्टर। क्यों? क्योंकि जब तुम किसी को बताओगे तो उसको अच्छा कितना लगेगा कि तुमने क्या क्या चीज़ें, देखो तुम्हें पता ही नहीं था विवर्तन को मुड़ना भी बोलते हैं क्या, ठीक है। यहाँ तुम कांच और दर्पण के बीच में उलझ जाओगे, इसलिए मैंने बता दिया। अभी से दिमाग में फिट कर लो कि दर्पण वो होता है जिसमें तुम अपना चेहरा देखते हो, उसको इंग्लिश में मिरर बोलते हैं, और ग्लास वो होता है कांच जो खिड़कियों पर लगा हुआ होता है, वो आर पार भी देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते, समझे। ऑपेक भी हो सकता है, जैसे लकड़ी, जैसे कुछ कांच ऐसे होते हैं जिसके आर पार हम देख नहीं पाते, जो बजरी कांच बोलते हैं हमारे तो, लेकिन तुम्हारे पता नहीं क्या बोलते होंगे, जिसके आर पार देख नहीं पाते हम लोग। हाँ, पता चल जाता है, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी नहीं होती, आर पार पता चल जाता है कि कुछ है लेकिन साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमने जैसे बता दिया आपको, आवेश के बारे में।
है ना, आवेश के गुणों का अध्ययन करेंगे। करें शुरू? गुड। और ये सब है ना कॉपी में लिखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट करने का नहीं सोच रहा, लेकिन ये चीज़ें क्या थोड़ी ज़रूरी होती है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई मैं ये 12th में हूँ और मैं ये सब चीज़ें पढ़ूंगा। धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, और जब न्यूमेरिकल आएंगे तब देखना फिजिक्स में मजा आएंगे। मैं एक एक चीज़ सिखाऊंगा तुम्हें न्यूमेरिकल की। मुझे मालूम है बहुत सी चीज़ें नहीं सिखाई हुई है, तुम जब दूसरे चैनल देखते हो तो उसमें जैसे एक बात अपन करते रुको, 90% बच्चों को फोर्स निकालना नहीं आता, बल निकालना नहीं आता, जोड़ना नहीं आता, बलों को जोड़ना नहीं आता, बलों का एडिशन करना नहीं आता 90% बच्चों को। अब बोलोगे नहीं सर आता कैसे नहीं आता, क्या बात कर रहे हो, हम क्या यहाँ पे यूं ही है क्या, हमें मालूम है ना। तो मेरा काम क्या है कि तुम्हारे अंदर जो कमियां है ना पकड़ लूं और तुम्हें ऐसी चीज दे दो कि तुम सीख जाओ। ये मैं सिखाऊंगा तो कब सीखेंगे, जब कूलम्स का लॉ सीखेंगे ना, कूलम का नियम, उसके बाद में थोड़ा सा इसको सिखाऊंगा, ठीक है, फोर्स को जोड़ने का, कि फोर्स को कैसे जोड़ता है। क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। और मैं 100% श्योर हूं कि तुम लोगों को नहीं आता, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। नहीं आता, नहीं सीखा, नहीं किसी ने सिखाया ही नहीं, कोई नहीं सिखाता, मुझे मालूम है कोई नहीं सिखाता। लेकिन जब तक सिखाएगा नहीं तो बच्चों को आएगा कैसे। तो मैं सिखाऊंगा, तो अपन क्या एक न्यूमेरिकल करेंगे। फिर कोई आईआईटी में आया हुआ न्यूमेरिकल, नीट में आया हुआ न्यूमेरिकल, इजी कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि तुम्हें पता चलेगा जब तुम 12th में हो तो एक बार एग्जाम तो देके देखो, है नीट का राइटिंग, पता तो चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन थोड़ा इससे क्या कि अलग आता है, उसके अंदर क्या थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट भी अपन शुरू से बना लेंगे। तो जहाँ जहाँ मैं डब्बे लगाऊंगा उन फॉर्मूलों को समझ जाना। नए फॉर्मूले नहीं बनाएंगे बेटा, अलग से कोई नए फॉर्मूले नहीं बनाएंगे, जहाँ जैसा चलेगा ना वहीं पे फॉर्मूले को डब्बे लगा लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, और ये मत सोचो कि आज अब नवंबर दिसंबर चल रहा है तो कोर्स कब कंप्लीट होगा। तुम्हारे एग्जाम आराम से होंगे बेटा, समझ में आ गया ना, आराम से होंगे तुम्हारे एग्जाम। और अब हम आ गए ना तो तुम्हारी एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 चैप्टर पढ़ते हो तुम और पता चला कि सब चैप्टर में से तुम्हें कुछ भी कोई ऐसी चीज़ जो नहीं आती, पता चला वो क्वेश्चन आ गया, तो 10 के 10 चैप्टर पढ़ना तुम्हारा फर्जी हो गया कि नहीं हो गया, है ना। एक चैप्टर पढ़ो और सॉलिड पढ़ो, और कितना पढ़ो 100%। कैसे, चाट लो, जैसे जीभ से प्लेट को चाटते हैं, फिर बचता प्लेट में कुछ भी नहीं बचता, वैसे चटाएंगे तुमको। देखना, एक चैप्टर पढ़ाएंगे, सॉलिड पढ़ाएंगे, तब दूसरे की तरफ जब आगे जाएंगे तो तुम्हें पहला पूरा आएगा। ये हमारा काम है, ठीक है। तुम्हारी कमजोरियों को हम ले लेंगे, छीन लेंगे तुमसे, और तुम्हें अच्छाइयाँ दे देंगे। ये सब फोर्स जोड़ना सिखाएंगे, खुश हो जाओ एकदम से। और बहुत आसान है, बहुत आसान है, सीखोगे तब आसान लगेगा, नहीं सीखोगे तो। और ये जब तक नहीं करोगे ना बेटा, ये ढंग से समझ लो इस बात को कि फोर्स अगर नहीं पढ़ते हो तो अभी जब हम आवेश की बात कर रहे हैं कि फिजिक्स के अंदर आवेश 70% ले लेता है 12th का हिस्सा, ठीक है ना, तो 70% तो ले लेता है, फोर्स तो 90 से ऊपर ले लेता है। हर जगह ही फोर्स है, कोई भी चैप्टर खोलोगे फोर्स ही फोर्स, फोर्स ही फोर्स, है ना। कूलम का नियम पढ़ोगे तो क्या दिया उसमें, कोई कितना फोर्स मार रहा है, कितना बल लग रहा है एक आवेश दूसरे आवेश पे, है ना, तो फोर्स निकालना है ना। तो वो सब सीखेंगे, कंपोनेंट लेना सिखाएंगे, कंपोनेंट, घटक कैसे लेते हैं। कभी एफ कॉस थीटा आ जाता है, कभी साला एफ साइन थीटा आ जाता है, कभी पता लगा साला यहाँ पे एफ साइन थीटा की जगह एफ कॉस थीटा आ गया, ये एफ साइन थीटा आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये एफ कॉस थीटा साइन थीटा क्यों आए। पता लगा रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल कहीं और जा रहा है, वो क्यों लगा। ये तो दो फोर्स, अब कोई एक फोर्स है, अब ये तो फोर्स इधर लग गया, इधर लग गया, इधर लग गया, 12 न्यूटन का फोर्स, 13 न्यूटन का फोर्स, 25 न्यूटन का फोर्स, चीज़ किधर जाएगी, ठीक है। सब जोड़ना सिखाएंगे, क्यों लिए ये, मजा आएगा, समझ, ठीक है। एक लाइन का, एक लाइन का सीखना, नहीं आए उसके बाद बोलना कि नहीं आया, फर्जी लगा, तो मैं भी एडमिट कर लूँगा, लेकिन एक बार सीखना, ठीक है। लेकिन सिखाएंगे तब सीखोगे ना, अब जो सिखाया नहीं तुम लोगों को किसी ने, तो उसमें तो तुम्हें दोष दें तो गलत है, वो गलती जिसकी है उसी पे जाना चाहिए, है ना। तो अपन सिखाएंगे तुमको, एक एक न्यूमेरिकल करवाएंगे। कोई भी वो बच्चा जो अपना को ये सोचता है कि मैंने फिजिक्स ले तो ली, 11th 12th में पार पढ़ना मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसा नहीं, सिखाएंगे, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी तक कोरोना की दवाई नहीं बनी, वैसे पढ़ाई की दवाई अभी तक बनी नहीं है। जिस दिन बन जाएगी ना उस दिन पढ़ाई छोड़ देना। जिस दिन पढ़ाई की दवाई बन जाएगी ना, कि आज पढ़ाई की दवाई बन गई और ये रही वो दवाई, ढक्कन खोला और ये पी गए और पढ़ाई आ गई, तो वो अभी दवाई बनी नहीं है, जब बनेगी तो पी लेंगे। गुड।